चलो, तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है? एक फेमस सवाल है कि कौन सा राज्य है। 28 राज्य हैं, आप लोग जानते हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है? बताओ। एमपी में। कौन प्रदेश में? याद कर लो। मध्य प्रदेश जो है, इसे हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टाइगर स्टेट। अगर आपसे पूछे टाइगर स्टेट कहाँ है, तो क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। समझे? तो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। समझे? ऐसे इसमें यहाँ पर कौन मंदिर है बुआ? चित्रकूट मंदिर। कौन मंदिर है? तो मंदिर वगैरह एग्जाम में खूब आता है कि कौन सा मंदिर। अच्छा, माता कामाख्या का मंदिर कहाँ है? असम में। वेरी गुड। माता कामाख्या का मंदिर है असम में। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ? रथ यात्रा जो होता है, उड़ीसा। पुरी में देखते हो, बड़का बड़का रथ का चक्का जो घिसते रहता है। चलिए, ये सब मंदिर वगैरह बहुत मंदिर है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए। अब देखो, बोला है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो कहाँ से किसने किया? देखो, हम बात करें कुंवर सिंह को, सबको पता है, जगदीशपुर आरा से। हजरत महल कहाँ से किया था? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ। अवध। अवध को लखनऊ भी कहते हैं। लखनऊ क्या कहते हैं? अवध। तो तो समझ लेना, जहाँ लखनऊ लिखा होगा वहाँ पे अवध समझ लेना। ठीक। और खान बहादुर खान बरेली से। कहाँ से? बरेली से किया था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से। फैजाबाद। समझे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया है। इनको क्या कहते हैं? मौलवी अहमदुल्ला शाह को बताइए। इनको कहते हैं मौलवी विथ ड्रम, डंका शाह। क्या बोलते हैं? तो ये जब जाते थे तो डंका बजाते थे। डंका, ढोल। तो इन्हें डंका शाह के नाम से जानते हैं। ठीक है। एग्जाम पूछेगा कि ढोल बजाने वाला कौन व्यक्ति है? ढोल बजाने वाला, ड्रम, मौलवी विथ ड्रम। ये यूपीएससी का सवाल एक बार पूछा हुआ है। तो कौन थे? नाम बोलो। मौलवी अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। ये कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। समझे? ये फैजाबाद में थे। कहाँ पे थे? चले, तो बताइए एक बार फिर से बोलो। मौलवी अहमदुल्ला शाह को क्या कहते हैं? ढोल वाला मौलवी, मतलब ढोल वाला मौलवी का मौलवी विथ ड्रम, डंका शाह। ठीक है। और खान बहादुर खान को पता है कहाँ से किया था? बरेली। बरेली कहाँ है? यूपी में। और बेगम हजरत महल कहाँ से थे? अवध यानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ नहीं है। और और जगदीश पुराना से हमारे 80 साल के युवा बूढ़ा आदमी वीर कुंवर सिंह थे। अच्छा, अगला सवाल देखो। कह रहा है किस एक्ट के थ्रू, एक्ट, एक्ट क्या होता है बताइए आप? यू टेल मी व्हाट इज एक्ट। देखिए, एक्ट होता है जब बिल पारित होता है तो क्या बन जाता है? एक्ट, अधिनियम बनता है। जब बिल पारित होता है ना, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से, उसके बाद जो वो जब राष्ट्रपति इस पर अपना फाइनल अप्रूवल देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो महाजरा किस अधिनियम से बिहार में, जो पहले एक सदनीय व्यवस्था था, अब कितने सदनीय व्यवस्था हैं? 2। पता है ना आपको बिहार में क्या क्या है? एक है विधान सभा। पहले विधानसभा था, अब फिर क्या बना? विधान परिषद बना। तो क्वेश्चन पूछेगा किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो है वो 2 सदनीय कन्वर्ट हो गया? तो बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। याद कर लीजिएगा बढ़िया से। देखो बच्चों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 के थ्रू वो क्या हो गया? द्विसदनीय, बिहार को 2 सदन बना दिया। ठीक है। देखिए, एक बार मैं रिपीट कर जो भी पढ़ाया ध्यान दो उधर। बस 2-3 सवाल पढ़ाया। एक पढ़ाया चित्रकूट मंदिर। तो चित्रकूट मंदिर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बहुत से नेशनल पार्क हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। दाल सबसे अधिक यही होता है। ठीक है, सोयाबीन सबसे अधिक यही होता है।
एक बार इसको चेक करना, अपडेटेड क्या होता है कि अपडेट देख लेना कि दाल सोयाबीन बदलती रहता है हर साल। फिर मैंने बोला 1857 का रिवोल्ट कहाँ कहाँ से किसने किया था। फिर मैंने बोला मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बताया, ये फैज़ाबाद से, कहाँ से, फैज़ाबाद का नाम बदलकर अब यूपी में फैज़ाबाद, इसको अयोध्या कर दिया, प्रभु राम के जन्म स्थान के नाम पर अयोध्या। फिर मैंने इन्हें क्या कहते हैं, मौलवी विथ ड्रम, डंका सा, क्या कहते हैं, डंका सा, जब चलते थे डंका लेकर चलते थे, मौलवी विथ ड्रम, डंका सा। फिर मैंने बोला खान बहादुर खान के बारे में, ये बरेली से, यूपी, हाँ, इस पर गाना भी है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। तो खान अब बहादुर कौन है, बरेली में। फिर कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहारपुर, जगदीशपुर, आरा, जगदीशपुर आरा से। फिर मैंने बोला हजरत महल कहाँ से थे, अवध, अवध मतलब लखनऊ, ठीक है। चलिए, फिर मैंने बोला अगला सवाल कि जो बिहार है वो एक सदन से दो सदन कब हुआ। पहले एक सदनीय था, एक सदनीय का मतलब सिंगल सदन था, सिंगल हाउस था, वो अब दो सदनीय हो गया है। तो वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, समझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्या हुआ, बिहार को दो सदन में क्या किया गया, कन्वर्ट। देखिए ऐसे 6 राज्य हैं, समझिए 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, क्या है, चलिए, एक है बिहार, एक है उसका भाई बगल में यूपी, एक है आंध्र, एक है कर्नाटका, एक है महाराष्ट्र। बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दूगो कौन है और बोलो, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, समझे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कितने राज्य हैं ऐसे जिसमें 6 सदन हैं, बोलो ना, बिहार, यूपी, कर्नाटक, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। चलिए ठीक है, ये 1919 के एक्ट के थ्रू हुआ था। फिर कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में देखो अभी 2026 का पेपर 17वां बीपीएससी में हुआ था, मतलब इससे पहले शायद 24 में पेपर हुआ था, इससे पूछा था कि बिहार के पहले, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। दूसरे कौन थे, दूसरे कौन थे, हुआ सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बोलिए, बोलो। बिहार का पहला तो था ये बदरुद्दीन तैयबजी, दूसरा कौन थे, दूसरे थे रहीमतुल्ला एम सयानी। बहुत सारा बात याद रहता है ना, पेट में मतलब पेट में रहता है, याद आते है। क्या नाम है, रहीमतुल्ला एम सयानी। पहला कौन था, पहला था बदरुद्दीन तैयबजी, दूसरे कौन थे, रहीमतुल्ला एम सयानी। कौन थे, जोर से याद करो। गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे, मात्र एक बार, बेलगांव, कहाँ पे है, कर्नाटका। गांधी जी 1924 में भाग लिया। पहले ये विदेशी अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ईसाई अध्यक्ष, ईसाई थे पहले, ईसाई अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। अब पहली भारतीय महिला कांग्रेस, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कौन थी, पहली भारतीय महिला, सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू। दूसरा कौन था, पहली 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 महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। ये सब मतलब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, समझे। चलिए ठीक है, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन पूछा है, जब 1919 में राजेंद्र प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया था, है ना, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, 1939 में जब हमारे ये सुभाष बाबू रिजाइन कर दिए, हाँ, तो फिर वो रिजाइन इस्तीफा दे दिए, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष बाबू के पास, सुभाष बाबू जब इस्तीफा दे दिए थे ना, तो राजेंद्र बाबू बने थे। राजेंद्र बाबू के बारे में कल पढ़ाया था, वो क्या थे, वो जो थे बिहार के गांधी, क्या कहते हैं, और बिहार के गांधी कहते हैं, ठीक है ना।
अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं? नेल्सन सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें हम क्या कहते पता है? पहला कृषि खाद्य और कृषि मंत्री, खाद्य और पहला कृषि मंत्री। पहले श्रम मंत्री कौन थे बताइए? भारत के पहले श्रम मंत्री बोलो। बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम क्या थे? भारत के पहले श्रम मंत्री। श्रम का मतलब लेबर मिनिस्टर, बाबू जगजीवन राम, समझे। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मेथाई कौन थे? जॉन मेथाई। भारत के पहले वित्त मंत्री सनमुखम शेट्टी, सनमुखम शेट्टी। इस बात जो कह रहे हैं उसको वीडियो देखकर लिख लेना फिर से, बार बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। पहला 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 वित्त मंत्री कौन थे? सनमुखम शेट्टी। अब पहला रेल मंत्री, ओ भाई बोल बार। पहला रेल मंत्री जॉन मैथाई, पहला वित्त मंत्री सनमुखम शेट्टी, पहले बात करते हैं पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह 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 पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लौह स्त्री कौन है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। चलिए, तो राजेंद्र बाबू के बारे में ध्यान रखना। इनके बारे में कहा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जो परीक्षा दे रहा है वो बेटर है वो जो परीक्षा ले रहा है उससे। इनके कॉपी पर लिखा गया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। क्या बोला गया था? एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा इसे बात। चलिए, अब एक सवाल है, तारीखे फिरोज शाही बुक किताब किसने लिखा? देखो, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। एक व्यक्ति थे जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने बुक लिखा था तारीखे फिरोज शाही, समझे। तारीखे फिरोज शाही ये जो है खास करके एक इतिहास का एक हमारे शासक हुए हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा लिखा गया था, समझे, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ठीक है। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी, मत भूलना। तारीखे फिरोज शाही याद कर लो। जियाउद्दीन बर्नी हम बार बार बोलेंगे, याद करना। जियाउद्दीन अभी याद करने का प्रयास करो, मैं इतना बार बोलूंगा ना जो मरा हुआ इंसान होगा उसको भी याद हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। ऐसा बीपीएससी का पीवाईक्यू है, तो तुम अंदाज लगा लो कैसा सवाल पूछता है, तो तुमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये इतिहास में बीपीएससी का लेवल यही रहता है, समझे, भारी लेवल नहीं रहता। बस थोड़ा सा कुछ कुछ सवाल तुमको नया लगेगा, जो नया लगे उस पर विशेष ध्यान देना है ना। तो चले, तो और एक व्यक्ति का नाम है तारीखे फिरोज शाही। किताब तो लिखा है मुख्य रूप से जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है, समझे। रुक एक मिनट। शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ, दो आदमी लिखा है बुक, समझे। तो तारीखे फिरोज शाही किताब किसने लिखा है? शम्स सिराज अफीफ। एक है जियाउद्दीन बर्नी। तो दोनों याद करना, इसीलिए सवाल ट्रिकी पूछा है बीपीएससी। ये सवाल वाकई बहुत टफ क्वेश्चन है। तो दो व्यक्ति लिखा था, एक व्यक्ति लिखा जियाउद्दीन बर्नी लिखा था, एक किसने लिखा था? शम्स सिराज अफीक, शम्स सिराज अफीक, एक जियाउद्दीन बर्नी। हाँ, दोनों लिखा है। हम एक बार उसके लिए हम चाहते थे, हाँ, जियाउद्दीन बर्नी भी लिखा है और शम्स सिराज अफीक भी लिखा है, समझे बात। तो दोनों व्यक्ति ने क्या किया है? किताब लिखा है, इसीलिए सवाल बीपीएससी पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो तारीखे फिरोज शाही किताब बोलो, जियाउद्दीन बर्नी भी लिखा है और शम्स सिराज अफीक। चलो अगला सवाल, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? देखो, ये हुआ था रांची में। भगवान बिरसा मुंडा, देखो समझो इसके बारे में। तो जो भगवान बिरसा मुंडा थे वह बहुत बड़े उन्होंने उलगुलान मूवमेंट शुरू किया था। उलगुलान, क्वेश्चन पूछेगा, उलगुलान विद्रोह किसने शुरू किया? बिरसा मुंडा, समझे। ये बिरसा मुंडा समझो कि जो बिरसा मुंडा है वो भगवान की तरह है। किस के लिए? आदिवासी समुदाय के लिए आज भी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, समझे। तो बिरसा मुंडा की जयंती आज भी, एक बार डेट से कंफर्म करना, 15 नवंबर को,
किस नवंबर को? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, समझे। इसीलिए बिहार अलग हुआ है 15 नवंबर को 2000 में। झारखंड से क्या हुआ? अलग। ठीक है, इधर ध्यान रखना, समझे। अगला, तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? रांची में। कहाँ पे हुआ था? अच्छा, ये तो पता होगा। चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। इसके बारे में ध्यान रखना, 3/20 तीन कठिया प्रणाली। 3/, मतलब अगर 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा खेत किसानों के लिए, मतलब नील खेती करना अनिवार्य है, समझे। जैसे कहते 3 कठिया प्रणाली। कौन को प्रणाली? तो महात्मा गांधी सवाल तो पूछबे करता है। जन्म कब हुआ महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर 1869। इनकी हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। हत्या कब हुई? चलिए अगला सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरूजी। सब बच्चा जानता है, दादा भाई नेहरूजी लिखे हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? वयोवृद्ध पुरुष। क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध पुरुष। याद रहेगा ना जी। तो वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? अब वयोवृद्ध महिला किसे कहते हैं? वयोवृद्ध महिला अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली उसे वयोवृद्ध महिला कहते हैं। तुम जो कह रहे हो, ये किनका नाम है? भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को क्या करते हैं? भारतीय क्रांति की जननी कहेगा, ध्यान रखना। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। और वयोवृद्ध महिला पूछेगा अरुणा आसफ अली। अब वयोवृद्ध पुरुष पूछेगा दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, चलिए अगला। एक शब्द देखो, नया सवाल है, इस सवाल में फंस जाओगे तुम लोग। जिल्लिल्लाह। जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग यहाँ पे किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की मतलब रक्त से लौह पे एकदम तार तार कर दो। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने, समझे। कोई दिक्कत? तो गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो अगला सवाल क्या है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, समझे क्या? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56। कौन विद्रोह हुआ था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था संथाल विद्रोह। बहुत आसान क्वेश्चन है, 55-56। चले अगला। बिहार, देखो बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मधुबनी पेंटिंग नहीं तुमको पता है? जो अथी से में होता है, कुर्ती से में होता है, मास्क वगैरह में होता है, दीवार पे लिखा होता है मधुबनी पेंटिंग। साड़ी भी आता है उसका, पाग जो पहनता है उसमें भी क्या होता है? मधुबनी पेंटिंग, समझे। ये कौन पेंटिंग है? चले अगला सवाल। अब हम बात करते हैं पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार कौन नहीं था। देखो आप समझिए, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। देखो ये पॉलिटिकल साइंस में 12वीं में पढ़ाई थे, ध्यान दो उधर सुनो। ये बॉम्बे प्लान क्या है, ध्यान दीजिए। बॉम्बे प्लान का वास्तुकार कौन नहीं था, पहले कौन था वो समझो। इसमें JRD टाटा थे। JRD टाटा। टाटा श्री राम थे, श्री राम। और JD बिरला। टाटा बिरला कहते हैं ना। देखो 7 को उद्योगपति बैठा था, समझे। अभी फोटो भी दिखा देते तुमको, देखिए। देखो ये व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति, ध्यान रखिए सुनिए। इसमें कौन कौन थे? जहांगीर रतन दादा भाई, दादा 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 भाई टाटा। ठीक है, दूसरा घनश्याम दास बिरला। कौन थे? फिर थे श्री राम, श्री राम। और फिर अरशद सिर दलाल, अरशद सिर दलाल। फिर कस्तूर भाई लाल भाई, कस्तूर भाई लाल भाई। ठीक है, और ये है अरदेश सिर दादा सौ सराफ। ठीक है, फिर जॉन मेथाई कौन थे? जॉन मेथाई और सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर, 7 आदमी थे।
समझे? सातों ने मिलकर क्या शुरू किया? बम्बई प्लान। बम्बई प्लान क्या है, ध्यान रखो, बम्बई प्लान क्या है कि उस समय लगा कि इन सातों को कि जो नेहरू जी थे ना सोशलिस्ट थे। कौन थे? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। वो सबको सरकारी कर रहा था, इन सबको अखड़ गया, भाई ऐसे में तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये पूंजीपति थे, क्या थे? पूंजीपति। पूंजीपतियों को लगा, डर लग गया, अरे ये तो नेहरू का सोच बड़ा घटिया है। सोच मतलब घटिया, मतलब खतरनाक है। नेहरू जी का सोच क्या है? बड़ा खतरनाक। वो सोशलिस्ट है, क्या है? सोशलिस्ट विचारधारा जो होता है, समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते थे गांधी, ये नेहरू जी। नेहरू जी जो थे वो समाजवादी विचारधारा को लेकर, समाजवादी विचारधारा कहता है कि वो पूंजीपति को खत्म करता है और सरकारी काम पर विशेष, सरकारी चीजों पर विशेष ध्यान देता है। तो सातों लोगों ने मीटिंग किया बंबई में, उसे बंबई प्लान कहते हैं। तो बंबई प्लान में कौन कौन नहीं थे? तो बंबई प्लान में धीरू भाई अंबानी नहीं थे। धीरू भाई अंबानी, नाम से भी लगता है ये अंबानी तो मुकेश अंबानी लेटेस्ट है। मुकेश अंबानी उनका पिताजी धीरू भाई अंबानी। वो उस जमाने में क्या करेंगे, वो बहुत पुराने, मतलब धीरू भाई अंबानी नया है। और ये सब जो टाटा है, टाटा का देखो कॉल होता है, टाटा का बस होता है। हालांकि रतन टाटा जो थे अभी लेटेस्ट मर भी गए, उन्हीं के खानदान में रतन टाटा थे, समझे? ये इसका पोता था शायद, जे आर डी टाटा का पोता भी मर गया, खत्म हो गया मतलब। श्री राम, श्री राम भगवान से श्री राम भी थे इसमें। जेडी बिरला थे, जेडी बिरला थे, श्री राम थे, जे आर डी टाटा थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे। ये सब सात आदमी क्या थे उसमें? एक नजर दे रहे हैं। अब बाकी कुछ कॉमन सेंस पर ध्यान रखना है, समझ आया? तो बम्बई प्लान का वास्तुकार धीरू भाई अंबानी नहीं थे। ऑप्शन में ये है, ये नहीं थे। चले अगला सवाल बात करते हैं। देखो महारानी विक्टोरिया जो थी ना, वो रानी जो बनी थी वो कब बनी थी? 1877 में, 1877 में रानी विक्टोरिया जो थी, वो पता है ये एक अधिनियम आया था, रॉयल रॉयल शीर्षक अधिनियम। इसके तहत महारानी विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की महारानी बनी। तो कब बनी महारानी? 1877 में, 1877, 1800 क्या बने थे? इंग्लैंड की महारानी, याद रहेगा ना जी? चलिए याद रखना। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला जुलाई, अगला सवाल देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनो। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? देखो जो राष्ट्रगान है ना, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? देखो याद कर लेना, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन, जनगण मन को अपनाया गया। समझ आया जी? और जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति है जो भारत के भी राष्ट्रगान लिखे और बांग्लादेश के भी लिखे। अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, समझे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दो दो देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, बांग्लादेश और इंडिया। कोई दिक्कत? याद रहेगा जी? चलो अच्छा अगला सवाल। एक सवाल तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कंफ्यूज मत होना, समझिए। अगर झंडा पूछेगा, झंडा है ना, तो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। क्या बोले? 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? झंडा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कोई दिक्कत? याद रहेगा? आज़ादी से ऐसे याद करना, आज़ादी से कुछ दिन पहले आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को, और ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। राष्ट्रीय गान आज़ादी के बहुत बाद 24 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान। ठीक है, कंफ्यूज हुआ नहीं ना? झंडा कब अपनाया गया?
22 जुलाई 1947। और ये जो है राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? अभी पता है, सबको पता है कि भाई झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज वो 22 जुलाई 1947, आज़ादी से कुछ दिन पहले झंडा क्या किया, अपना लिया। ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखो, जब अभी मैंने कल पढ़ाया था एक सवाल आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ाया था ना जी। तो इधर देखो, सुनो मेरी बात सुनो। आज़ाद हिंद फौज किसने किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और महेंद्र प्रताप सिंह। ये नहीं ये नहीं थे। महेंद्र प्रताप सिंह जो थे ना ये अति में थे। ये जो है आपको ये सरकार बनाए थे, आज़ाद सरकार अलग देश में, महेंद्र प्रताप सिंह। समझे? तो देखो अक्टूबर पूरी बात समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दिया था? 9 देशों ने। पूरी बात समझिए क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो उधर, सवाल समझो क्या कह रहा है। टोटल 9 देश, कितना देश? 9 देश, जापान को शामिल करके इंक्लूड करके टोटल 9 देशों ने जो हमारे सुभाष बाबू ने सरकार बनाया था ना अस्थायी सरकार, उसको मान्यता दिया। समझे? समझाया? टोटल कितना? 9 देशों ने क्या किया था? हाँ, अस्थायी सरकार को मान्यता दिया था। कोई दिक्कत? चले तो 9 देशों ने क्या किया था? मान्यता दिया था सुभाष बाबू के अस्थायी सरकार को। तो दिक्कत? जापान को मिला करके, याद हो गया? चलिए अब देखो, अब एक झगड़ा हुआ था भारत चीन और इंग्लैंड के बीच में अफीम के लिए। किसके लिए? तो भारत में को चीन को और इंग्लैंड के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार, क्या हुआ था? त्रिकोण मतलब त्रिकोणीय मतलब जैसे एक 3 देश 3 कोण। तो किसके लिए व्यापार होता था? अफीम की खेती के लिए। अफीम जो था वो एक समझो जो अफीम नशा पदार्थ होता था। अफीम सबसे बेसी होता है अफगानिस्तान में, और से अफीम और से अफगानिस्तान। तो याद रहेगा ना, याद कर लीजिए आप लोग, समझिए भारत में ध्यान दो, भारत चीन और इंग्लैंड त्रिकोणीय व्यापार किसके लिए? अफीम के लिए होता था। अगला देखिए, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश है? नंद वंश। तो मैंने कल ट्रिक बताया था, हसीन मासुका। क्या ट्रिक बताया था? देखो हसीन मासुका को याद करोगे सब याद। हसीन मासुका साथ थी, ठीक है पूरा। ह से हरियक, ह से हरियक, सौ से शिशुनाग, हरियक के बाद शिशुनाग, 9 से नंद वंश, हसीन मासुका, म से मौर्य वंश, 100 से सुंग वंश, क से कनव वंश, 7 थी तो 100 से सातवाहन। देखिए पूरी कहानी समझो, पूरी कहानी समझो। देखिए हम बताए थे आप लोगों को कि जो शिशुनाग वंश था उसको मार करके कौन वंश बना था? नंद वंश। समझे? हाँ, नंद वंश। नंद वंश के घनानंद, घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश स्थापना किया था। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त, तो बृहदत्त जो थे अंतिम शासक थे मौर्य वंश के, तो उसको माता पुष्यमित्र शुंग ने, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश बनाए थे। समझ में? याद हो गया? चले तो ट्रिक क्या है? हसीन मासुका। ट्रिक क्या है? फिर से बोलो, ह से हरियक, चलो बोलो, ह से हरियक,
सौ से सुसनाग, न से नंद, म से मोर, म से मौर्य, मासु का, सौ से सुंग, क से कण्व, और सौ से सातवाहन, सात थी, सातवाहन। ठीक है, तो हसीन मासू का याद करोगे, सब कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। अब देखो, एक नया सवाल बीपीएससी पूछा था, जिसमें बच्चा सब फंस गया था। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हम बताएंगे पानी पीने के बाद। पानी पिला। देखो बच्चों, अब हम लोग सवाल करते हैं इसको। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इस पर एक सवाल पूछेगा। देखो इधर ध्यान दो, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस पर एक यूनिक सवाल पूछा था, जो अक्सर इसमें गलती करने का 99% चांस, क्योंकि विद्यार्थी डिटेल से नहीं पढ़ता था। 70वीं बीपीएससी में पूछ लिया एक सवाल। ठीक, तो क्या पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सारे जगहों पर, स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार बनी थी। क्या बनी थी? इधर ध्यान दो, बहुत सारी जगह पर राष्ट्रीय सरकार बनी थी, अलग अलग सरकारें बनी थी। ध्यान दीजिए, तो सरकार बनी थी ना, तो उनमें से कौन सही नहीं है, कौन सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है जातीय सरकार, ये जो है तामलुक में है। कहाँ पे है? तामलुक बंगाल में। तो क्या तामलुक में जातीय सरकार बनी थी? सोचना भी। फिर प्रजामंडल सरकार, ये बनी थी तालछर ओडिशा में। फिर प्रति सरकार सतारा में। फिर रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में। तो कौन सरकार इसमें नहीं था? नया यूनिक सवाल है, जो बच्चे को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा फंस जाएगा। देखो समझो मेरी बात, इधर ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या हुआ, पूरी कहानी समझो। जब 1942 आया, तो अंग्रेज को लगा कि साला अब हम रुकने वाले हैं नहीं, अब हमको बेसी दिन टिकने वाले। अंग्रेज को ये क्या हो गया? हाँ? लग गया, समझे? अंग्रेज साहब को लग गया कि अंग्रेजों को कि अब हम बेसी दिन टिकने वाले हैं नहीं। तो लोगों ने क्या किया, क्यों लगा? लोगों ने देखो अलग अलग स्थानों पर कुछ सरकार बना लिया, लोकल सरकार। बोला हम सरकार है यहाँ के, जाओ। खुद का सरकार बना लिया लोगों ने, घेर घर कर, समझे? बोला कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, समझे? तो वहाँ पर अपना मनमानी दादागिरी करना शुरू कर दिया कि हम नहीं, अब अंग्रेज को नहीं मानते हैं, जाओ अब हमारी सरकार है। जैसे बलिया में चित्तू सिंह, यूपी के बलिया में चित्तू सिंह जो थे, वो अपनी सरकार बना लिया। क्वेश्चन पूछता है, समानांतर सरकार, कौन सरकार? सरकार पैरेलल गवर्नमेंट। जैसे अभी जंतर मंतर कर लिया ना लड़का सब, दिल्ली से पहुंच गया एकदम, मोदी तेरी खैर नहीं, ये वो हैन टेन दिस दैट, पूरा वापस करो नहीं तो उदेश देंगे, पेश देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। एक तरह का लग गया, सरकार को झुका दिया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, भाई जैसे देना पड़ा, देना तो पड़ा। तो तोड़ फोड़ हैन टेन एकदम, क्या क्या नौटंकी चला था, ऐसे ही नौटंकी चला था अलग अलग जगह। तो एगो ध्यान का, बलिया कौन जगह है? बलिया में समानांतर सरकार, जित्तू सिंह, क्या नाम था? जित्तू सिंह ने किया था, पैरेलल गवर्नमेंट चलाया था। तो इसी के द्वारा कुछ कुछ सरकार बनी। जैसे देखो सबसे पहले याद करो, जातीय सरकार, जातीय सरकार, ये पश्चिम बंगाल में एक जगह तामलुक, तामलुक जगह है। कौन जगह है? तो करता आधा म लदरू कर लू क, तामलुक। तामलुक में जातीय सरकार बन गई। ठीक है, फिर बना प्रजामंडल सरकार। प्रजामंडल सरकार ये जो बना था, ये बना था तालछर ओडिशा में। उड़ीसा में एक सरकार है तालछर, क्या है? तालछर। तीसरा है प्रति सरकार। कौन सरकार है? प्रति सरकार जो बना था, ये बना था सतारा महाराष्ट्र में। सतारा वही जगह है जिसको सबसे पहले हड़पा गया था। आप सबको पता है, डलहौजी नाम का एक हरामी व्यक्ति था ना जी, जो जमीन को हड़प लेता था, जिसको मतलब जो है डलहौजी ऐसा गुंडा था, जिस व्यक्ति के पास बच्चा नहीं है ना खुद का, रानी के पास, बोला जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, हड़प की नीति के तहत जमीन को क्या करता था?
हाँ, तो सबसे पहले किसको हड़पा हड़पा था? सतारा को। एक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले किसको हड़पा गया? सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो सतारा में कौन सरकार चली थी? प्रति सरकार। कौन सा चला था? प्रति सरकार। समझे? फिर प्रजा सरकार समझ में आ गया, तालछर उड़ीसा में हुआ था। और जातीय सरकार कहाँ पे? तामलुक बंगाल में। तामलुक नहीं, जो करा रैयती सरकार, ये रैयतवाड़ी सिस्टम अलग है। हाँ, बता दे कल ही, कॉर्नवालिस, कान की बाली क्या हो? नहीं रे, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी अलग है, कर्ण अस्थायी बंदोबस्त अलग है। तो रैयतवाड़ी किसने शुरू किया बताओ? रैयतवाड़ी में किसने शुरू किया? रैयतवाड़ी, हु स्टार्टेड रैयतवाड़ी? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने शुरू किया था शायद। ठीक है, लेकिन हाँ, अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कान की बाली क्या रहे? अस्थायी। 1793 में। रैयतवाड़ी एक बार चेक करते जाओ। सही है। रैयतवाड़ी दो व्यक्तियों ने शुरू किया था, ध्यान रखना। सुनो, एक थे सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। समझे? तो किसने किसने शुरू किया बुआ? सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। अच्छा था, समझाएं तो रैयतवाड़ी क्या? रैयत मतलब होता है किसान। रैयत मतलब, तो किसानों को जो है बेसिकली ये है, इसमें दिया गया था कथी? अधिकार। किसानों को अधिकार दिया गया था किसके द्वारा? रैयतवाड़ी के द्वारा। रैयत का मतलब था किसान। तो अंग्रेज ना, अंग्रेज बोला हम बीच वाले जमींदार से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट तुमसे बात करेंगे, किसान से, रैयत से। तो रैयतवाड़ी किसे शुरू किया था बाबा? याद कर लेना, सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। रीड ऐसे याद करो, निमोनिक से बताते हैं। अगर तुम किसान हो तो पढ़ लिख के क्या बनोगे? रीड करके अधिकारी बन जाओगे। ठीक, रैयत मतलब किसान। और सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे ये। मद्रास के क्या थे? गवर्नर। केबीसी में सवाल पूछा था ये, कौन मद्रास के गवर्नर थे? सर थॉमस मुनरो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो रैयत सरकार कोई ऐसा सरकार नहीं था 18 ये 1942 के आंदोलन के समय। फिर से बोलो, जातीय सरकार कहाँ बनी थी? ये तामलुक। कहाँ पे? तामलुक। प्रजामंडल तालछर ओडिशा। तालचर। प्रति सरकार सतारा। चलो अगला सवाल। एक सवाल जो गलत पूछा था उसको हटा देते, बीपीएससी जो गलत पूछता है उसको हटा देते हैं सवाल। अगला चलिए आगे देखो। देखिए, अब पूछ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का क्या विशेषता नहीं है? देखो सुनिए, इमर ध्यान दो। 1935 में एक एक्ट आया जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। समझे? 1935 में एक एक्ट आया जिसका तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अलग अलग एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1909, अलग अलग क्या है एक्ट। तो संविधान का ज्यादातर भाग 1935 से लिया गया है। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान जो बना है, जो न्यू संविधान है, उसका अधिकतर हिस्सा किससे लिया गया है? 1935 से। चले अब सुनिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता क्या नहीं है? देखो क्वेश्चन है ऑप्शन में, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। जो गवर्नर जनरल है ना, उसके कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। ये इसका पार्ट है, किसका विशेषता है? देखो ध्यान दो, सुनी, नहीं लिखे क्वेश्चन, सब लिख के लाना पहले से। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। देखो, जो गवर्नर था ना, उसको फिर से इसमें चेंज किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन मतलब फिर से गठन किया गया। फिर प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को आजादी मिला था इसमें। प्रांतों क्या मिला था? स्वायत्ता मतलब आजादी, ऑटोनॉमी, यही विशेषता है।
और भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी बात है। सी कह रहा है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये नहीं था, समझे, ये इसकी विशेषता नहीं थी। देखो फिर भी समझो क्या बताया, पहला क्या बताया, गवर्नर जनरल जो था ना, उसके कार्यकारी परिषद का फिर से क्या किया था, गठन किया गया, ठीक। प्रांतों को क्या मिला, आज़ादी, प्रांतीय स्वायत्ता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्या बोलेंगे। और ये जो ऑप्शन सी है यही है इसका आंसर। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये इसका कोई पार्ट नहीं था, और भारत के संघ का प्रस्ताव ये था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये नया सवाल था, विद्यार्थी इसमें फंस गया था। देखो, भारतीय मुद्रा पर, रुपया पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। देखो, जो रॉयल कमीशन बना था ना, इसका अध्यक्ष था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। समझाते, देखो पूरी बात समझो। रॉयल कमीशन क्या बना था, तो रॉयल कमीशन का हेड यही था, नाम था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ये क्या थे, इसके अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष थे, कौन, रॉयल कमीशन के चेयरमैन, रॉयल कमीशन के चेयरमैन सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। देखिए क्या करता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो क्या कर रहा है, सुनो। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन 1913 में नियुक्त भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली और स्वर्ण मानक की जांच की थी। और भारत की मुद्रा प्रणाली, रुपया का पर क्या सिस्टम है, और स्वर्ण मानक, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब तो गोल्ड, जो सोना मोदी जी बोले हैं खरीदने के लिए 1 साल तक, मना किया ना मोदिया, अपने विदेश घूमता है, उसको शर्म नहीं आता है, समझे। तो और स्वर्ण मानक की क्या की थी, जांच की थी, किसने, ये सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ठीक है। क्या हुआ, ये नया सवाल है, यही सवाल से फंसाएगा तुमको, ये सवाल फंसाएगा, ये सब जानता है कि भारत छोड़ो कब हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ, गांधी जी चंपारण, तिनकटिया, ये सब जानते हैं। ऐसा सवाल तुमको फंस जाएगा, तो नया टफ सवाल है, तो ये नया सवाल याद कर लो, पूरी बात समझो। इंडियन करेंसी, करेंसी जानता है ना, रुपया 1913 साल था, 1913 में नियुक्त एक रॉयल कमीशन था, जिसके हेड कौन थे, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। क्या नाम था, चलो बताओ जी, क्या बात बोल रहे हैं अभी, बताइए। इसका मुख्य काम था जो इंडियन करेंसी सिस्टम है ना, उसकी जांच करना। क्या बोले, इंडियन करेंसी सिस्टम क्या करना, जांच, और वित्त का, स्वर्ण विनिमय, स्वर्ण सोना का जो आदान प्रदान होता है, उसकी जांच करना, समझे। ये 1925 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब अच्छा काम किए थे। ये ब्रिटिश राजनेता थे, एक बहुत बड़ा नेता, समझे। और इन्होंने विदेश सचिव के रूप में भी काम किया था। इतना मतलब बस कहीं पर कट कर लो, मतलब जोड़ी नहीं कि पूछेगा, लेकिन तुमको ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, देखो इनका फोटो दिखाते, देखो यही थे। वेट कर लो, कौन है बोलो, देखिए यहाँ पर फोटो दिया, देखो उधर फोटो, तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। क्या भूत को लगता नहीं रे, अरे बाप रे, चश्मा देखो उस जमाने में, चश्मा पहना, क्या किया था ये, चश्मा ऐसे लगाया है, बड़ा भयंकर आदमी चलो उस जमाने में। ए बा, आँख में लगा लिया, धंसा लिया, देखो चैम्बरलेन। हाँ, इसको देखो, एगो चश्मा को चश्मा से एक प्रॉब्लम नहीं, अला इसी में धंसा लिया, देखो कहाँ से कनेक्ट कर लिया है, बड़ा विचित्र नहीं लग रहा, देखो देखो, हाँ विचित्र पर्सनैलिटी है। ब्रिटिश के कौन थे ये, नेता थे। हाँ चलो याद रहेगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, बस ध्यान रखना, ठीक है। रुपया पर जो कमीशन आया था, कमीशन के हेड थी ये 1913 में,
सरोस्टिन चेमन, इसका फोटो मैंने दिखा, चश्मा इसे यहाँ लगाया हुआ है, आपको याद रहेगा, फोटो फोटो भी दिखा दिया। चलिए अगला सवाल पढ़ा जाए। देखिए अगला सवाल देखो, बिहार से रिलेटेड है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? देखो बिहार जो अस्तित्व में आया था वो आया था अप्रैल 1912 में। कब आया था? ब्रिटिश शासन के दौरान, मतलब अंग्रेजी शासन के दौरान, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, बिहार नया प्रांत बना था, न्यू स्टेट, वो अस्तित्व में आया। कब आया? अप्रैल 1912। समझे? देखो इस सवाल में ट्रैप है, ट्रैप जाल क्या है? देखो यहाँ पे दो सवाल, इसलिए गलती हुआ। देखो एग्जाम हॉल में जो बैठता है ना तो साला बहुत कंफ्यूजन होता है। इस सवाल में बहुत कंफ्यूजन हुआ। देखो क्या हुआ, लोग सोचता है कि बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को और जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। ध्यान दो, बिहार दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस भी 22 मार्च। तो लोग सोच दिया, मार दिया 22 मार्च 1912, लेकिन बिहार की घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? घोषणा। जैसे अभी स्कूल में घोषणा हुआ है कि सैटरडे को होगा हाफ डे, लेकिन अभी उसको लागू नहीं हुआ है। सम्राट भाई हाफ ही रिपीट मिनिस्टर क्या किया है, क्या बोला है? वो बोला है कि स्कूल में होगा सैटरडे को हाफ। अब बिहार को कर दिया है साफ, साफ कर दिया पूरा बिहार को। देखिए ये तो हमको सुहाता नहीं है हाफ ही रिपीट। उससे कितना योग्य आदमी है, सब आदमी सब है, कितना योग्य आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सीओ नहीं आता है। हाँ उसको कोई अमेंडमेंट याद होगा? इसको याद होगा बिहार कब बना? नहीं याद है उसको। हाफ ही रिपीट को कहता है, एफ ही रिपीट को कहता है हाफ ही रिपीट। जो एफ ही रिपीट कोड शपथ पत्र बनता है, एफ ही रिपीट होता है, तो बोलता है हाफ ही रिपीट। 7वां पास है कि 8वां पास है इसे? हाँ देखिए, तो हम बता, जैसे अभी सैटरडे को घोषित किया है बिहार में, क्या होगा? हाफ डे। हुआ नहीं है, घोषणा हो गया। अब कल शनिवार है, हो सकता है कि रात में लेटर आ जाए, नहीं तो फिर कल दिन पूरा दिन करेंगे तो अगला सैटरडे से लागू होगा। तो इसी प्रकार घोषणा हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली आधिकारिक मतलब वो बना था बिहार 1 अप्रैल 1912। इसीलिए सवाल गलती हो गया था परीक्षा में। तुम लोग गलती मत करना, ध्यान सुनिए। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, मतलब एग्जिस्टेंस, तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। हाँ अगर पूछे घोषणा कब हुआ, 22 मार्च 1912 को हुआ था। घोषणा हुआ 22 मार्च 1912 को, लेकिन एक्चुअली में बना कब? 1 अप्रैल 1912। तो साफ साफ कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत 22 मार्च 1912 की घोषणा के बाद 1 अप्रैल 1912 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। समझे? इससे पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बिहार सबसे पहले, उससे पहले किसका हिस्सा था? बंगाल के हिस्सा। देखो बंगाल, देखो पूरी बात समझो, बंगाल से अलग हुआ बिहार, बंगाल से अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को। फिर बंगाल से अलग हुआ, ऐसा बिहार से अलग हुआ उड़ीसा 36 को, 1936 को। जो बिहार बचा उससे अलग हो गया झारखंड 15 नवंबर 2000 को। समझ आया? पहले था बंगाल, क्या था? तो बंगाल से अलग होकर क्या बना? बिहार। कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1912। जो बिहार बचा उससे उड़ीसा अलग हो गया 36 में, 1936 में। वो भी जो बिहार बचा और बचा खचा जो था वो सब के ले लिया, झारखंड ले लिया 15 नवंबर 2000 को। अब जो बिहार बचा उसमें कहा मिथिलांचल अलग कर दो। समझे? मिथिलांचल की मांग हो रही, मिथिलांचल को एक अलग राज्य बना दो। चले समझ आ गई अपना बात? हाँ चलो, तो इनको ध्यान रखना। और ये उड़ीसा अलग हुआ था, ये भी 1 अप्रैल को 1936 को, 1 अप्रैल 1936। एक ट्रिकी सवाल था, गलती लोग कर लेता है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है हसीन मासुका में पहले क्या आता है? हो तो हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे।
समझे? ये सवाल याद कर लीजिए बढ़िया से, 100 दफा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हसीन मासू का है ना, हरियक, 100 से बोलो, सूंग, नहीं नहीं, शिशुनाग। हरियक के बाद शिशुनाग। इस सूंग और शिशुनाग में कंफ्यूज हो जाता है। हरियक, शिशु, नाग, हसीन, नौ, नौ से नंद, म से मौर्य। ये तो याद रहेगा, नंद वंश के घराने को मारने के बाद सम्राट अशोक, अशोक सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, हसीन मासुका, मासुका, कौस, म से मौर्य, स से सुंग। पता है ना अभी, जो हरिया, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो मौर्य के बाद क्या आया? शुंग। क से कन्म, स से सातवाहन, सातवाहन। तो वही जो हरियक वंश थे, इसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार, याद हुआ? बिंबिसार, हरियक वंश के, तो कंफ्यूज मत होना। ये तो सबको पता है भाई। बिहुला महोत्सव, बाप रे, ये सवाल बहुत टफ है। बिहुला महोत्सव लोग नहीं पता होगा, ये सब आप पढ़ा देंगे। पता था? बात देखो, भागलपुर में, सिल्क सिटी में, देखो यहाँ पर हमको नहीं पता है, इतना से पढ़ा रहे हैं। ये सवाल परीक्षा में टकराता है तो बाबू नानी याद आ जाता है। बताओ, बिहुला महोत्सव, तुमको ये पता है कि होगा कि बिहार, भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं, रेशमी सा। लेकिन ये सवाल पूछा है, देखो क्या कर रहा है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में, ये अगस्त जो कल 1 तारीख आएगा, अगस्त महीने में बिहार के किस जिले में मनाया गया? तो भागलपुर में। समझे क्या? तो बिहुला महोत्सव, कौन महोत्सव? तो बड़ा थोड़ा अटपटा सवाल, एगो दूगो पूछबे करेगा अटपटा, एगो दूगो 50 सवाल ऐसा पूछेगा अटपटा। किसी भी पीटी में 50 सवाल ऐसा पूछेगा, हवा नहीं लगेगा। तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे तुम 10 साल तैयारी करो बीपीएससी की, 50 सवाल ऐसे कम से कम होंगे जो तुमको हवा नहीं लगेगा। 150 प्रश्न में तुम 100 को प्रश्न बना सकने वाले होगे। 50 सवाल ऐसा होगा जो एग्जाम में ऐसा देगा, वो बाप नानी माँ बाप सब याद आ जाएगा परीक्षा में। वो याद नहीं होगा, वो सेट ही होता है ऐसा। अगर अच्छा बताओ 50 सवाल नहीं देगा टफ, तब तो सब पास कर जाएगा परीक्षा। तो कुछ सवाल, ये सवाल बिहुला महोत्सव ऐसा सवाल में आता है। और रोयल वो 1913 वाला रुपया पर, ये सब टफ कैटेगरी में सवाल आता है। हाँ, 50-60 सब बना लेगा, 70-80-90 बनाने के बाद कुछ गलती भी होता है, फिर कट जाता है। 150 में तुमको अगर 100 सवाल आता है तो तुम्हारा रिजल्ट होगा, समझे? लेकिन 100 सवाल बहुत टफ होता है। चलिए, 100 बनाओगे, गलती भी तो होगा, निगेटिव भी तो होता है। 1/4, 1/3, 1/4 नहीं, 1/3 होता है, गलती पर भी करता है। तो बिहुला महोत्सव कहाँ पे? जोर से बोलिए। भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। यहाँ पे एक फेमस आम है, जर्दालू आम। कौन आम? तो क्वेश्चन पूछेगा, जर्दालू आम कहाँ मिलता है? भागलपुर में मिलता है, समझे? यहीं पे एक हीरोइन है, नेहा धूपिया, नेहा करके हीरोइन, सर्च करना, नेहा धूपिया, समझे? तो नेहा धूपिया कहाँ की है? भागलपुर। तुम देखे होगे शायद। तो भागलपुर गंगा नदी किनारे है, ये भी सवाल पूछता है। भागलपुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। चलिए, तो यहीं पर बिहुला महोत्सव अगस्त महीने मनाया जाता है। अगला, चलो, अब कुछ संगठन है, उसके संस्थापक याद कर लो। बहुत, ये सवाल बहुत आसान है। देखो सुनिए, सबसे पहले देखिए, एक पार्टी है, एक पार्टी तुमको खासकर नाम है खाकसार। ये पार्टी टफ लगेगा तुमको, खाकसार पार्टी। कौन पार्टी? इसके संस्थापक थे इनायतुल्लाह मशरिकी। इनायतुल्लाह मशरिकी, क्या नाम है? याद कीजिए, सुनिए, मर्दान है, समझो। ये सवाल थोड़ा मिलाने में दिक्कत होगा तुमको, ये नहीं सुने होगे, बाकी 3 तो सुने भी होंगे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस 1939 में कब बना था? 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, याद रहेगा।
क्लियर। अगला सोशलिस्ट पार्टी, कौन पार्टी? जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन नारायण थे? जेपी, जयप्रकाश नारायण। अगला इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये जो है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर साहब। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेबर तुम याद कर लो, लेबर सबका सपोर्ट करता था, मजदूर सबका, दलित सबका, समझे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने? सोशलिस्ट पार्टी पता होगा, समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण। जेपी लोकनायक जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर अलग है। तो एक एक चीज तुमको फंसाएगा यहाँ पर, खाकसार, खाकसार। तो इनायतुल्ला मशरिकी, क्या नाम है? इनायतुल्ला मशरिकी, नाम से क्लियर होता है कि मुसलमान वाला नाम है। खाकसार, खाक तो याद रहेगा, क्या बोलेंगे? इनायतुल्ला मशरिकी। ऐसे भी देखो ये सब सवाल बन जाता है, अगर दो को तुमको पता रहेगा ना तो बन जाएगा, तुम मिला लोगे, ऑप्शन में मिल जाता है, बन जाता है। चलिए अगला सवाल। अब देखो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को मिलाना है कि कौन सा कौन आदमी न्यूज़पेपर शुरू किया। एक ध्यान दो, एक है फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, याद कर लेना। तो फ्री हिंदुस्तान कौन है? तारकनाथ, ऐसे याद कर लो ना। अरे तारा, तारा को पकड़ोगे तुम, तारा क्या है? कितने तारा थे? जितना ज्यादा, जैसे अब जितना बाल है उससे ज्यादा रेगन है, समझे? तो तारा क्या है? फ्री है, तारकनाथ दास, समझे? कौन दास? कौन पेपर है? फ्री हिंदुस्तान। फिर है इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी की पेपर है, इंडियन ओपिनियन। बहुत कम बच्चों को पता होगा, गांधी जी बहुत कुछ लिखे हैं पार्टी में। फ्री ओपिनियन, यंग इंडिया। बोलो, नहीं समझे बात? समझाया? तो फिर इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है? वॉइस ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नेहरूजी की है। वयोवृद्ध पुरुष इसकी चर्चा किए तभी। तो वॉइस ऑफ इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नेहरूजी लिखा था। और बंगाली, बंगाल किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऐसा में क्या बोले? बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दिक्कत, इसे याद कीजिए। फ्री, फ्री कौन है? नागनाथ दास। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया वयोवृद्ध पुरुष। बुक का नाम क्या था जो इसमें इसने अथी किया था? वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी की है। अब बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, समझे? बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कोई दिक्कत? चलो एक दो साइंस का सवाल आ गया, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? एक दो बीच में पीडीएफ में क्या मिलेगा तुमको साइंस का, तो उसको हम बताएंगे। जो 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 टिक लगा है वही प्ले बनाना, समझे? जैसे ये आ गया है चुमकिए बल, सब बता देंगे, सब साइंस पढ़ाएंगे तब। चले अब इधर देखो, मुस्लिम लीग बड़ा हरामी पार्टी था ये। कौन लीग? ये पगला जो है अलग हुआ था इससे। खान मुस्लिम लीग को, ये हमारा कौन था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार, नहीं नहीं सुनो 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 मेरी बात। मुस्लिम लीग जो है ना 1906 में बंगाल में ढाका में, कहाँ पर? 1906 में बना था ना। सलीमुल्ला खां, आगा खां, सलीमुल्ला खां, क्या नाम था? सलीमुल्ला खां, ये सब इसके फाउंडर थे, समझे? तो प्रत्यक्ष करवाही दिवस, कौन दिवस? ये मना था 16 अगस्त 1946। देखो क्या क्या होता है, समझो पूरी बात समझिए। क्या कितना घटिया काम किया, ये ध्यान सुनो। देखो ये चाहता था मुस्लिम लीग कि पाकिस्तान के दो खंड हो जाए। कितने खंड हो जाए? दो। एक हो जाए, सॉरी पाकिस्तान कहते हिंदुस्तान के, सॉरी किसकी खंड हो जाए? खंड एक,
एक हिंदू के आधार पर, एक मुस्लिम धर्म के आधार पर। एक इंडिया तो रहे ही, एक हमारा मुसलमान के लिए क्या बन जाए, पाकिस्तान। समझे? तो ये इनको नहीं बना, बात नहीं बना। इसने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। क्या बनाया? एक्शन, मार काट किया। समझे? ये डेट याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 1946 को, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस समझो। दंगा फसाद किया, कई लाखों लोगों को दंगा में मरवा दिया मुस्लिम लीग। तो डायरेक्ट एक्शन डे, कौन डे? तो नहीं भूलिएगा, सुनिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई, इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ये क्या होता है डायरेक्ट एक्शन डे? इसमें जो है, ये जो मुस्लिम लीग है वो दंगा फसाद करके, मारपीट करके, वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी करो इंडिया का बंटवारा, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र। ये दुई राष्ट्र सिद्धांत की बात करता था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना बड़ा हरामी था, समझे, बड़ा घटिया टाइप का आदमी, समझे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, क्या देगा जी? क्या देगा ना जी? क्या बोले? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बना था? 16 अगस्त 1946 को। प्लीज इसको नहीं भूलना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चले अगला सवाल। चलो, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसने मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? मोहम्मद अली जिन्ना ने। टाइम हो गया, हाँ? रात छुट्टी कर दिया, बरसात हो रहा है, चलो रहने दो, आज इतना ही क्या। तब पढ़ के आना है, PDF भेज दे तुमको भी, भेजना इसको, ठीक है? पढ़ के आना, ठीक, ओके।